नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज मन की बात के 103वें एपिसोड का प्रसारण किया गया और आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में भोजपत्रों से बनने वाली कलाकृतियों की तारीफ की और कहा कि हमारी धरोहर रहे भोजपत्र आज उत्तराखंड की महिलाओं को आजीविका का साधन बन गए हैं। आदिकाल से भोजपत्र पर ही शास्त्र और ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। चमोली दौरे के दौरान वहीं की महिलाओं ने मुझे भी भोजपत्र से बनी अनूठी कलाकृतियां भेंट की थीं, जिन्हें पाकर मैं अभिभूत हो गया। देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। वहीं मन की बात में उत्तराखंड की बात होने से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। हमारी सरकार प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। और उत्पाद उनके इतने अच्छे होते हैं कि कई बार ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी घरेलू कामकाजी महिलाओं ने ये उत्पाद बनाए हैं। उसमें इतनी सफाई होती है, इतने प्रकार की कलाकृतियां होती हैं, इतने प्रकार का अच्छा उसका हर प्रकार से उसका निर्माण होता है कि ऐसा लगता है कि ये उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी को भी फेल करते हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों से वहीं माणा से आह्वान किया था कि जितना भी हम लोग अपनी धार्मिक यात्रा में जो भी धनराशि हम खर्च करते हैं उस धनराशि का 5% धनराशि हम स्थानीय उत्पाद खरीदने में जो है अवश्य रूप से लगाए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन वहीं माणा गांव में ये कहा था कि अब ये जो भारत के ऐसे अंतिम गांव हैं, ये भारत के अंतिम गांव अब भारत के पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। इनका विकास वाइब्रेंट विलेज के रूप में, पहले गांव के रूप में इनके विकास को बढ़ाया जाएगा। और अब हमारा माणा गांव भी जो अंतिम गांव होता था वो भारत का पहला गांव हो गया। इधर चमोली में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भोजपत्र से जुड़ा काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माना गांव आने के बाद उनका कारोबार बढ़ा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में मन की बात प्रोग्राम सुनी और कहा है कि ग्राम्य विकास विभाग के सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोत्साहन के लिए भी आभार जताया। इधर देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मीटिंग लेंगे और बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की रूपरेखा तय होने के साथ 6 महीने का एजेंडा भी तय होगा। इसके साथ ही
बीएल संतोष अलग अलग कई मीटिंगों में शामिल होंगे। तो 6 महीने का एजेंडा यहां पर तय होगा भारतीय जनता पार्टी का। उत्तराखंड में आज बीएल संतोष अलग अलग मीटिंगों में शामिल होंगे। कोर कमेटी की मीटिंग भी आज रखी गई है। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग आज है। अब देखना यह होगा क्योंकि आगे 2024 का सियासी दंगल है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की स्ट्रेटेजी प्लान करती है, किस तरीके की रणनीति पर यहां पर काम करती है। और सीधे रुख करते हैं देहरादून का। भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। भारती, कोर कमेटी की बैठक है, बीएल संतोष भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कितने बजे बैठक रखी गई है और 2024 के लिहाज से कितनी अहम इस बैठक को माना जाए? 3:45 का टाइम अनुपम रखा गया है जो इस मीटिंग के लिए शेड्यूल्ड है और थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे देहरादून बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। लेकिन मैं अंदर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये वही हॉल है जहां पर कोर कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। आज 2 मीटिंग है, एक तो कोर कमेटी की और दूसरी मीटिंग प्रदेश प्रभारियों पदाधिकारियों की मीटिंग है। उनके साथ आगामी एजेंडा सेट किया जाएगा 6 महीने का। 2024 को किस तरीके से बीजेपी फतह करे, ये रणनीति इसी हॉल में यहां पर बनने जा रही है जो आज हो रही है। इससे पहले आपको ध्यान होगा अनुपम कि पिछले हफ्ते ही दिल्ली में मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री भी मीटिंग में शामिल हुए थे, महेंद्र भट्ट गए थे, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष, और अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में आगामी रणनीति कैसे जनता के बीच में बीजेपी जाए, ये सब प्लान यहां पर किया जाएगा। कल भी मीटिंग होने जा रही है, कल भी बीएल संतोष देहरादून में ही रहेंगे और उसमें मोर्चे के अध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी। इसके अलावा किस तरीके से बीजेपी अपने मीडिया सेल को मजबूत करे, कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जो जनता के बीच ले जाने जरूरी है ताकि जनता के मन में भी जो भाव है वो भी यहां पर जाने जा सके। महाजनसंपर्क अभियान में जो जो फीडबैक मिला है उन तमाम बातों को लेकर इन 2 दिनों में बीजेपी प्लान करने जा रही है इस मीटिंग में, और सांसदों की ड्यूटी लगाने जा रही है। इसके अलावा अपने प्रदेश पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाने जा रही है मिशन 2024 को फतह करने के लिए। भारती, लेकिन जिताऊ और टिकाऊ का जो फॉर्मूला भाजपा लेकर चल रही है, क्या उसमें इस बार 5 लोकसभा सीटों पर कुछ नए प्रत्याशी भी देखने को मिल सकते हैं? उसको लेकर भी क्या कार्यकर्ताओं और नेताओं की नब्ज को टटोला जाएगा? देखिए, इसके लिए अनुपम मैं यहां पर बताऊं कि इंटरनल सर्वे बीजेपी हमेशा से करवाती है और इस बार भी वही इंटरनल सर्वे हुआ। 5 सीट पर कौन कौन से प्रत्याशी जो दावेदारी भी डाल रहे हैं, जनता की भी जो पसंद है, इन तमाम बातों को लेकर सर्वे हुआ और उसकी रिपोर्ट भी केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश बीजेपी की तरफ से भेज दी गई है। इस बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि एक सीट पर कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि 2-2, 3-3 दावेदार है। अब उनमें कौन जो है जनता की पसंद बनता है, कौन जो है काम कर रहा है, इन तमाम चीजों को भी यहां पर देखा जा रहा है और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर वो लिस्ट सौंप दी गई है। आज भी उस पर मंथन यहां पर किया जाएगा, आज भी उस मीटिंग में ये बातें उठेंगी यहां पर जाहिर तौर पर, क्योंकि 2024 को फतह करना, उसे जीतना, ये पहली प्रायोरिटी बनी हुई है बीजेपी। बिल्कुल भारतीय, आप नजर बना के रखिए। जैसे ये बैठक शुरू होगी, तमाम अपडेट्स के लिए आगे भी हम आपके पास आएंगे। तो कोर कमेटी की उत्तराखंड में बैठक है जिस पर अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। सुबह से मौसम साफ बना हुआ है, धूप भी खिली हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली ये वो जिले रहेंगे जहां पर तेज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से हल्की से मध्यम बारिश का जताया गया है, कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावनाएं भी जताई गई है। 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि तेज बारिश प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कई जगह पर परेशानियां भी आ सकती हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो सकता है, कई जगह पर रोड ब्लॉक हो सकती है इस बारिश की वजह से, इसलिए सतर्क रहें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन होने का सिलसिला लगातार जारी है।
गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास सुबह से बंद है, वहीं दरासू के पास भी लैंडस्लाइड होने के चलते मार्ग बंद हो गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मार्ग बंद होने से सुबह से दोनों जगह जाम की स्थिति बनी हुई है और दोनों जगह यात्री मार्ग में फंसे हुए हैं। वहीं बीआरओ मलबा हटाने के बाद मार्ग को खोलने के कार्य में जुटा हुआ है। टिहरी में NH94 बरसात में परेशानी का सबब बना हुआ है। ऋषिकेश उत्तरकाशी हाईवे पर बने नए स्लाइडिंग जोन का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश के चलते NH पर कई जगहों पर मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे घंटों जाम लग रहा है और दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद बरसात से पहले स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं होने के चलते परेशानियां और बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा ऐसे पॉइंट्स पर मशीनें तैनात की गई हैं जिससे मलबा हटाकर ट्रैफिक को सुचारू किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद NH पर सफर जान का जोखिम बना हुआ है। हमारी टीम तो तैनात है ही, जैसे भी मौका मिलता है, बारिश रुकती है, हम लोग रास्ता खोलने की कार्रवाई करते हैं। और अभी करेंटली हमारे दोनों NH खुले हुए हैं, रास्ते ओपन है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बीच में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो रखे हैं, उन पर हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष उत्तराखंड में है। आज शाम संघ कार्यालय जाएंगे BL संतोष। धामी मंत्रिमंडल का विस्तार मुद्दा रहेगा एजेंडा में। मंत्रिमंडल में 4 पद अभी खाली हैं, 3 पद भरे जाने पर फिलहाल चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। आज शाम संघ कार्यालय जाएंगे BL संतोष। मंत्रिमंडल विस्तार मुद्दा रहेगा एजेंडा। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड की सियासत में, जहां एक तरफ कोर कमेटी की बैठक है, 2024 को लेकर मंथन हो रहा है और ऐसे में खाली पदों को भरने के लिए यहां पर बड़ी बैठक। बातचीत करने के लिए हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर BL संतोष उत्तराखंड में मौजूद हैं और संघ के कार्यालय में जाकर मंथन होगा, बैठक होगी। क्या लगता है कौन कौन से नामों पर मंथन होगा? देखिए अनुपम, ये बड़ी खबर जो है सूत्रों के हवाले से आई है कि ये संघ कार्यालय जाएंगे, RSS जाएंगे। और जैसे कि आपने अभी दर्शकों को बताया, 4 पद पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में अभी खाली हैं और 1 पद, जो 3 पद पहले से खाली चल रहे थे, इसी साल अप्रैल में एक मंत्री की मौत हुई थी, चंदन रामदास की, उसके बाद से वो 4 पद खाली हैं। और फिलहाल जो हम पे जानकारी आ रही है, पार्टी और संगठन में कम से कम इस बात को लेके मतलब एक तरीके की बातचीत का दौर फाइनल की तरफ बढ़ रहा है, फाइनल बातचीत की तरफ बढ़ रहा है कि 3 पद ही फिलहाल भरे जाएं और 1 पद को फिलहाल वैकेंट रखा जाए और उसको आने वाले समय में देखा जाए। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो है कि कुछ मंत्रियों के चेहरों को बदला जा सकता है, यानी कुछ 2 या 3 मंत्रियों को चेंज भी करा जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरे लाए जा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन नामों की चर्चा है, ये कहना तो इस वक्त थोड़ी जल्दबाजी यूं होगी कि पार्टी अलग अलग लेवल पे बहुत से विधायकों से बात कर रही है, उनका फीडबैक दे रही है और देख रही है कि किनको लाना इलेक्शन की दृष्टि से भी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, क्या फायदेमंद होगा, नहीं होगा, कैसे इक्वेशंस होंगे और रीजनल बैलेंस किस तरीके से बनेगा। तो इस सब चीजों को देखा जा रहा है। कुछ मंत्री विवादों में भी रहे पिछले कुछ समय में, तो सारी बातों को कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन ये फिलहाल बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल में जो खाली पद है उनको भरने की तरफ को फिलहाल कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जी अनुपम, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस पूरे जद्दोजहद के बाद, इस पूरी कवायद के बाद कुछ का प्रमोशन होगा, कुछ का डिमोशन होगा और कुछ नए चेहरे भी शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल, इस बात की काफी चर्चा है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो यही इंडिकेट कर रही है कि ऐसा ही कुछ होगा। कुछ चेहरे जो लगातार पिछले 2-3 टर्म से नहीं बन पाए हैं मंत्री, उनको शायद शामिल किया जाए। कुछ जो विवादास्पद चेहरे रहे हैं या जिनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा नहीं रही है कि वो जनता पे कुछ असर छोड़ पाए हों, ऐसे मंत्रियों की छुट्टी करी जा सकती है या उन्हें संगठन में कोई दूसरी जिम्मेदारी की जा सकती है। इस बात की चर्चा होगी। बिल्कुल अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल टूट जाने के बाद से भावर इलाके के लोगों को 10 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तक कर कड़वाश्रम रूट से आवाजाही करनी पड़ रही है। तो वही भारी वाहनों के लिए उफंती नदी के रास्ते आर पार जाना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में भारी वाहनों और भावर इलाके में सीधी कनेक्टिविटी के लिए मालन नदी पार ह्यूम पाइप से वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की ओर से रास्ता बनाने का काम जारी है। नदी में बनने वाले इस रास्ते के जरिए भारी वाहन नदी पार कर सकेंगे, साथ ही आम लोगों के लिए भी रास्ता खुला रहेगा।
जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान का कहना है कि अगस्त महीने के पहले हफ्ते तक वैकल्पिक रास्ता खोल दिया जाएगा। 84 के आसपास पाइप्स लगने हैं। उनमें से इनिशियल स्टेज पर जब हम लोगों ने फर्स्ट पैच को क्लियर किया उसमें 18 पाइप लगे और 4 अगस्त तक ये पूरा काम कंप्लीट होने के संबंध में एक्सीएन ने मुझे बताया और अभी जो पाइप्स का नंबर है वो 42 to 60 के आसपास पाइप्स ले किए जा चुके। चमोली में लगातार आफत की बारिश बरस रही है। ग्रामीण इलाकों में कहीं पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो कहीं सड़क मार्ग बाधित है। इसके बीच लोग आवागमन कर रहे हैं। पैदल पुल बहने से लोग कच्चे पुलों का सहारा ले रहे हैं। अभी भी मौसम विभाग ने पहाड़ों में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। चमोली में 50 से अधिक सड़कें हर दिन बाधित हो रही हैं। हालांकि दिन और रात में जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं उसके चलते लोगों के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। चमोली जनपद में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो नाले हैं वो उफान पर बह रहे हैं और जिससे कभी कभी सफर जो है वो खतरनाक भी हो रहा है। आप देखिए ये जो नाला आप देख रहे हैं बरसात के बाद किस तरीके से उफान पर आया हुआ है। लगातार इसका जल स्तर बढ़ रहा है। सलूर गांव को जोड़ने वाला ये नाला है। हालांकि नाले की तस्वीर काफी सुंदर है लेकिन यहाँ से जब लोग गुजरते हैं तो कभी कभी ये पुल के ऊपर ये पूरा नाला आ जाता है। ये कच्चा पुल यहाँ पे बनाया गया है। हर दिन यहाँ से लोग गुजरते हैं और आवागमन करते हैं। स्कूल जाने वाले जो अध्यापक हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो सलूर मोटर मार्ग को जोड़ने वाला पुल है उसका ट्रीटमेंट काम चल रहा है, इसलिए इस रास्ते को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। पहाड़ों में बारिश हो रही है और बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को भी पार करते हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18 चमोली। उत्तरकाशी में देर शाम एक गाय गंगा नदी में बहकर आने से चुंगी के किनारे अटक गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान उस जगह रस्सियों के सहारे उतरकर पहुंचे। इसके बाद जवानों द्वारा गाय को कठिन हालात में रेस्क्यू किया गया। इससे गाय की जान बच सकी। दरअसल गंगा का जलस्तर रात दिन हर वक्त बढ़ रहा है, जिसके चलते जिस जगह पर गाय फंसी हुई थी उस जगह गाय के बहने का खतरा बना हुआ था। इसके चलते गाय को एनडीआरएफ के जवानों ने समय रहते रेस्क्यू किया।